नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हिमाचल प्रदेश में विकास के मुद्दे पर राजनीतिक दांवपेच खेले जा रहे हैं। ऐसे में एक और कांग्रेस इतिहास दोहराने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी सत्ता में काबिज होने को आतुर है। विकास को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो सबसे हॉट मानी जा रही हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की साख अब शिखर को फतह करने में जुटी हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारी खास पेशकश। हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर सीट पर इस बार सीएम पद के प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य प्रत्याशी भी चुनावी टक्कर को तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के अंदर 65,006 मतदाता थे। अस्तित्व में आने के बाद इस सीट पर राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां कब्जा जमाने में नाकाम रही थी। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राजिंदर सिंह ने 14,166 मतों से जीत हासिल कर दोनों खेमों में खलबली मचा दी थी। लेकिन इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा से नामांकन दाखिल कर कांग्रेस और मौजूदा विधायकों की मुश्किलें बढ़ा दी। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल साल 1998 से 2003, 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष के रूप में बीजेपी की कमान भी संभाल चुके हैं। इससे पहले वो पार्टी के गढ़ हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के सामने कांग्रेस के राजिंदर राणा चुनावी मैदान में। राणा पहले बीजेपी इकाई का हिस्सा थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। सुजानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल, कांग्रेस के राजिंदर राणा, बसपा के प्रवीण ठाकुर और माकपा के जोगिंदर कुमार ठाकुर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 9 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदाताओं का रुख किस ओर पलटता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन धूमल ने इस जंग में शामिल होकर सुजानपुर सीट को एक महत्वपूर्ण सीट में तब्दील माना जा रहा है कि इसी के चलते इस बार कांग्रेस ने राजिंदर राणा को पार्टी में शामिल किया है ताकि वो धूमल को कड़ी टक्कर दे सके। हिमाचल में बीजेपी सीएम का चेहरा बने प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं विरोधी भी धूमल को टक्कर देने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि धूमल की सीट बदलकर बीजेपी आलाकमान हिमाचल की राजनीति में किस ओर करवट लेना चाहते हैं। हालांकि ये तो 18 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। न्यूज इंडिया के लिए पॉलिटिकल डेस्क की रिपोर्ट। तो प्रेम कुमार धूमल के आने से सुजानपुर सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है। इस पर हम चर्चा शुरू करें। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रेम कुमार धूमल का हमीरपुर
छोड़कर यहां आना, ये बीजेपी का क्या प्लान है? अभिषेक, एक बहुत बड़ा हिमाचल में और अगर हम देखें पूरे प्रदेश में और इस सुजानपुर क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर पे देखें तो वो एक बहुत बड़े द्वंद्व के बीच ये बात चल रही है। सुजानपुर में लोकल लेवल पे प्रेम कुमार धूमल के आने से पहले राजेंद्र राणा समाज के पूरे ताने माने में समाये हुए थे। वो ऐसे आदमी हैं जो किसी के खुशी और गम में हमेशा शरीक होते हैं और एक एनजीओ के माध्यम से उनका हर गांव में अपना एक तंत्र है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट के रूप में जीत पाए। और वो कभी प्रेम कुमार धूमल का, हम लोग जब वहाँ हुआ करते थे तो प्रेम कुमार धूमल का वो मीडिया संभालते थे, उनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। बाद में वो अनुराग ठाकुर जो प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़े कांग्रेस के टिकट पे। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि जो अभी CSDS का सर्वे आया है उसने शायद हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे CSDS के सर्वे ने वीरभद्र सिंह से ज्यादा धूमल को रेट किया है। तो स्थिति ये कि पूरे प्रदेश में लगता है धूमल थोड़े से वीरभद्र सिंह से आगे नजर आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में धूमल को पूरी नई जमीन तलाशनी पड़ रही है, क्योंकि जो राजेंद्र सिंह राणा जो उनके पुराने शिष्य हैं उन्हीं तौर तरीकों से काम करते हैं। जो धूमल काफी प्रिय हैं लोगों से मिलने जुलने में, वही तौर तरीके अपनाने वाले वो हैं। और लेकिन एक और बात हिमाचल के बारे में कि हिमाचल एक कम्युनिटी है। हिमाचल की जो ज्योग्राफी है वो इस तरह की है कि कम्युनिटी होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय, कम्युनल और ये सब मुद्दे नहीं चलते। वहाँ बहुत सारे लोकल मुद्दे, प्लस ये कि मैदान की लड़ाई में कौन जीतेगा, मैदान की और पहाड़ की लड़ाई वीरभद्र सिंह रिप्रेजेंट करते हैं और धूमल करते हैं मैदान। तो अभी भी करीब करीब 20 विधायक सीधे 26 में से 20 बीजेपी के विधायक सीधे धूमल समर्थक हैं और वो सारे मैदान की तरफ से आते हैं। तो संजय जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि क्या धूमल को अचानक से सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया बीजेपी की ओर से, जो मुद्दों की आपने बात कही तो उसमें राष्ट्रीय राजनीति में जो मुद्दे हम देखते हैं, शायद उस तरीके के कुछ मुद्दे जो हैं वो हिमाचल में हमें दिख नहीं रहे हैं। वो स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, चाहे वहां की शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा के अलावा पेयजल वगैरह, ये मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन प्रेम कुमार धूमल को अचानक से सीएम कैंडिडेट घोषित करना बीच चुनाव में, बीजेपी पे क्या कोई दबाव था या किसी तरीके की मजबूरी? ऐसा सुनने में आता है कि बीजेपी ये असेस कर रही थी कि हम कब अपने चीफ मिनिस्टर का दावेदार पेश करें और क्या धूमल को ही करें, क्योंकि धूमल भी अब थोड़ी उम्र 73 साल के हो गए, हालांकि बहुत फिट हैं वो। धूमल भी तो उन जैसा कि बीजेपी में एक बात चलती रही है कि 70 साल से ऊपर वो जिम्मेदारी देने से बचते रहे अब लोगों को, तो धूमल शायद उस वजह से इन लोगों ने देर कर ली। लेकिन इनके इंटरनल सर्वेज में इनको अंदाजा लगने लगा कि अगर हमने कोई चेहरा पेश नहीं किया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि धूमल के जिस दिन नाम अनाउंस किया उसी दिन किनारे पर रखी कम से कम 5-6 सीट्स ऐसी हैं जिनमें बीजेपी की एडवांटेज बढ़ गई है। तो इस सेंस में धूमल को सामने चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश करना बीजेपी के लिए फायदे का स्ट्रैटेजी एक रही होगी कि बीच चुनाव में उन्हें सामने लाया गया। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं पद्म वर्मा जी, वो जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर त्रिशूल भी हिमाचल से जुड़ गए हैं। पद्म जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। पद्म जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। आप ही के पास आना चाहूंगा, अगर हिमाचल की स्थिति को देखा जाए, बीजेपी और कांग्रेस सीधी टक्कर इन दोनों में है, कोई तीसरी पार्टी या तीसरा पक्ष वहां दिख नहीं रहा है। ऐसे में एडवांटेज हम किस ओर देखें? धूमल का सामने आना बीजेपी के लिए फायदेमंद है या जिस तरीके से कांग्रेस ने पुराने चेहरे पे भरोसा जताया है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? नहीं, अगर हम अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो धूमल जी का जो चेहरा अब इस वक्त इन्होंने सामने लाया है तो उस हिसाब से तो भाजपा को ये फायदा देकर जाएगा। और जहां तक और इसमें जो दूसरे जो बात है साथ में वो ये भी है कि इनको सपोर्ट करने के लिए जैसे सेंटर से कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, मोदी जी आ गए, शाह जी आ गए और चल रहे हैं, तो जबकि कांग्रेस के पास इस वक्त उस तरह का कोई नेतृत्व वहां से नहीं आ रहा है और जो आ भी रहा है अगर तो वो एक लिमिटेड जगह पर है। शिंदे जी आए हैं, वैसे तो आनंद शर्मा जी आए हैं, तो लेकिन जो भी आए हैं बड़े एक लिमिटेड एरिया में रहे हैं और कोई बड़ी रैली नहीं कर पाए हैं।
तो उस हिसाब से भी देखा जाए और अदरवाइज भी देखा जाए, और जो एक अभी तक कांग्रेस में वीरभद्र जी का ये चेहरा एक सामने चल रहा है, उन्हीं के बलबूते पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी साइड क्या है कि जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा फर्क है। और धूमल जी अब चेहरा सामने आने के बाद वो उन्होंने घूमना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भी भांपते हुए, राहुल गांधी भी कई लगता है हिमाचल अभी फिलहाल पहुंच नहीं रहे हैं, कोई रैली उनकी अभी फिलहाल हमने देखी नहीं है, गुजरात पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। नमिता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। नमिता जी, हिमाचल में वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है? बीजेपी का एक ही मुद्दा है और वो है विकास का मुद्दा। विकास को ही सामने रखकर, विकास को ही लेकर जो पार्टी है वो आगे बढ़ रही है। जी चंद्रशेखर, आपसे जरा सा एक चीज जानना चाहेंगे। सुजानपुर जो सीट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है और वहां ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट डालने को तैयार है? सबसे बड़ी बात है कि विकास का ही मैं चंद्रशेखर जो हमारे संवाददाता हैं, जरा मैं उनसे पूछ ले रहा हूं। चंद्रशेखर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल अभिषेक। जी, मेरा सवाल आप ही से था। अभिषेक, अभी वर्तमान में जहां से प्रेम कुमार धूमल को सीएम का कैंडिडेट घोषित किया है, सीएम जहां से प्रेम कुमार धूमल ने अपना पर्चा दाखिल किया है, वो सुजानपुर सीट है। सुजानपुर सीट पर लगातार 2 बार से राजेंद्र राणा वहां से जीत रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र राणा वहां पे बड़ा अपना कद रखते हैं और आपदा प्रबंधन बोर्ड के वो उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बतौर विधायक वहां पे बहुत काम किया है और उन्होंने अपना ये नारा भी बनाया वहां पे कि नाम बड़ा या काम बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे सुजानपुर में अभी तक प्रेम कुमार धूमल वहां जनसंपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। मुख्यमंत्री के बड़े चेहरे को लेकर वो यहाँ पर भाजपा ये कह रही है कि इन 5 सीटों पर दरअसल एक सीट थी जहां पर अनिल धीमान उनके कैंडिडेट थे, लेकिन उनका टिकट काट कर और महिला सशक्तिकरण के चलते कमलेश कुमारी को दिया। तो वो भाजपा इसलिए वहां पे कह रही है कि 5 सीट हम हमीरपुर की जीतेंगे। ठीक है, लेकिन राजेंद्र राणा भी वहां हम कमजोर नहीं आंक सकते। बिल्कुल, वो लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, तो उन्हें कमजोर आंकना शायद गलती हो सकती है। संजय जी, जिस तरीके से हमने देखा प्रेम कुमार धूमल का अचानक से आना बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के युवा जो है वो वोट डालने को तैयार हैं। सबसे महत्वपूर्ण है उसमें कि वहां पे रोजगार को लेकर के युवा सबसे ज्यादा वोट डाल रहे हैं। तो विकास के नारे तो हम देख रहे हैं, लेकिन रोजगार का अभाव दिख रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी कि हिमाचल और राज्यों से या पूरे देश से अलग भी है। ये हमें मानना होगा कि हिमाचल देश के उन शीर्ष राज्यों में है जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लगभग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नारी सशक्तिकरण में वो और राज्यों से बहुत आगे हैं और उनको बहुत बल्कि इनका पिछले कुछ सालों में, पिछले 20 साल में जो हमारी इनकम, एवरेज इनकम है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो उसका पूरा चरित्र बदला है। शिक्षा में जो वहाँ का यूथ है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और राजनीतिक चेतना बहुत है। तो जो हिमाचल का यूथ है उसके बारे में अगर हम ये कहें कि वो छोटी मोटी नौकरी से संतुष्ट हो जाता है, वो कर रहा है क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी जो नज़र होती है वो सरकारी नौकरी पे होती है या उसकी फौज की नौकरी पे होती है। आप मानिए कि करीब 2.5 लाख परिवार हिमाचल में, इसी इलाके में, हमीरपुर वाले इलाके में ज़्यादातर ये लोग फौज पे डिपेंडेंट हैं और करीब करीब 3 लाख, 60 लाख की आबादी, 65 लाख, 70 लाख की आबादी पे 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। उनका देश में शायद सबसे बड़ा रेशो है। वो लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं और सरकारें अब बहुत ज़्यादा नौकरी दे नहीं पा रही। तो एक कारण सरकारें बदलने का, जैसा मैं समझ पाता हूँ, वो यही होता है कि लोगों में निराशा आती है और वो कहते हैं कि इनने बड़े प्रॉमिस किए और ये कुछ कर नहीं पाते, सरकारी नौकरी तो आई नहीं, तो वो चेंज कर देते हैं। कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिखती है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से मोनिका जी जुड़ गई हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी 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 धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई सारी योजनाएं जो हैं वो आपकी सरकार की ओर से लाई गई, जिसमें बेटी है अनमोल स्कीम है, कई लड़कियों को इसमें फायदा मिला।
और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के भी कई तरह की योजनाएं चलाई गई, जिसमें हम 2016 की स्थिति को देखें तो जितनी आबादी है हिमाचल प्रदेश की उससे तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा लोग हिमाचल दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके हिमाचल में कांग्रेस पीछे दिख रही है, आखिर क्यों? हिमाचल में कांग्रेस पीछे दिख रही है? बिल्कुल जी, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल में विकास हुआ है और जितना विकास राजा साहब ने हिमाचल में किया है उतना आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। जितनी नौकरियां राजा साहब ने, हर एम्प्लॉय, हर कर्मचारी राजा साहब के किए हुए कारण से बहुत खुश है। जी, लेकिन जो युवा हैं वो रोजगार चाह रहे हैं और रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जी, अरे रोजगार मिल रहा है सर, क्यों नहीं मिल रहा है? जितनी मैं बोल रही हूँ, जितनी ज्यादा नौकरियां, जितने ज्यादा व्यापार को राजा साहब ने बढ़ावा दिया है उतना किसी भी सरकार के टाइम पे नहीं मिला है। आप ये देख सकते हैं। रोजगार को लेकर के हमारे संवाददाता ने कई युवाओं से बात की, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नमिता शर्मा जी, रोजगार ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी रोजगार देने को लेकर के किस प्लानिंग से आगे बढ़ रही है? क्योंकि बाकी चीजों में हम देख रहे हैं हिमाचल में जनता जो है वो खुश है, वीरभद्र सिंह से खुश है। सिर्फ रोजगार एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर के नाराजगी है। तो रोजगार बीजेपी कहां से देगी? देखिए, जो मोदी जी का जो एक स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है वो स्वरोजगार की तरफ युवाओं को प्रेरित करता है। जी, आपके पास कोई स्किल है तो आप उसमें अपना रोजगार स्वयं आप चुन सकते हैं और आप उस चीज को लेकर कार्य कर सकते हैं। हमारा कहना ये है कि आप हर बात में सरकारी नौकरी को ही ध्यान में क्यों रख रहे हैं? अगर आपको खुद का काम करने का अगर एक मौका मिलता है तो क्यों ना खुद का काम किया जाए? मैम, युवा तो सरकारी नौकरी ही खोजते हैं, लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि एक स्किल की हम बात करें, उसके पास स्किल नहीं है। तो यानी कि बीजेपी भी सरकारी नौकरी नहीं देने जा रही है? नहीं, बिल्कुल देगी। जहाँ पे जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी सरकारी नौकरी डेफिनेटली दी जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप 100% लोगों को सरकारी नौकरी देंगे तो ना वो बीजेपी के लिए पॉसिबल है, ना कांग्रेस के लिए पॉसिबल है, ना पार्टी के लिए पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम ये कहते हैं कि किसी को मछली मत दो, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। टीच हाउ टू फिश, ठीक है ना? डोंट गिव समबडी अ फिश बट टीच हाउ टू फिश। अगर हम वो फिशिंग सिखाते हैं तो नेचुरली उसमें रोजगार की जो समस्या है वो भी खत्म होती है, स्वरोजगार को एक तरह से बढ़ावा मिलता है। और जहाँ पे अगर आपके पास स्किल है तो आप रोजगार ढूंढने जाएंगे तो वो स्किल तो पे करेगी ना आपको। तो स्वरोजगार जब आप उसके स्वरोजगार को आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। पदम वर्मा जी, आपने सुना कि किस तरीके से रोजगार को लेकर के जो युवा हैं वो वोट डालने की तैयारी में हैं, लेकिन यहां पे आपने जिस चीज की चर्चा की थी, तो क्या बीजेपी जो है वो हिमाचल पर फोकस्ड है, गुजरात पर भी फोकस्ड है, लेकिन कांग्रेस क्या सिर्फ और सिर्फ गुजरात पे ज्यादा फोकस कर रही है? क्योंकि फिलहाल जो आपने चर्चा की, कांग्रेस उस तरीके से हिमाचल में नहीं दिख रही है फोकस्ड। सही है, कांग्रेस अभी तक भी सिर्फ यहाँ पर उन्होंने एकमात्र राजा साहब को फ्री हैंड दिया है और बस उन्हीं के भरोसे चल रही है। जो भी रहेगा वो राजा साहब का, मतलब बात वही है कि जो भी क्रेडिट मिलना है वो राजा साहब को ही मिलना है। और एक चीज मैं जो पिछली जो आपकी बात थी उससे लिंक करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जो रोजगार की बात करी थी, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टी कहती हैं कि देखिए, जैसे आपको अभी इन्होंने भी बताया कि हिमाचल बड़ा छोटा सा राज्य है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग वो सरकारी रोजगार की तरफ जाते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो हुई है, बहुत पहले से जो हुई है, वो ये है कि सरकारी रोजगार बड़ा सीमित है। और उसमें जो हिमाचल की जो स्थिति है, हिमाचल के जो अपने जो आय के स्रोत हैं वो बहुत कम है। पिछले बहुत सालों से ऐसा चल रहा है कि सरकार के पास पैसा तनख्वाह देने के लिए या भत्ते देने के लिए या पेंशनें देने के लिए पैसा नहीं होता। वो पैकेज लेने पड़ते हैं या फिर वो कर्जा लेना पड़ता है। तो सरकार कर्जे पे कर्जा लेती है, 4-5 साल में कोई सेंटर की गवर्नमेंट फिर ऐसी आती है, वो पैकेज दे देती है, फिर कर्जा हटा दिया जाता है, फिर आगे दोबारा वो चीज शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी चीजें, जो विकास है, बाकी चीजें वो भी इससे पिछड़ती हैं।
तो ये जो सरकारी उसमें जो था कि हाँ सरकारी रोजगार ही मिले, और जैसा अभी नमिता जी ने बताया कि स्किल इंडिया, तो अब वो चीज लोगों का रुझान चल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद स्किल इंडिया में तो सर वो लोग जा रहे हैं जो ITI से निकल रहे हैं या जो +2 के बाद स्किल डेवलपमेंट वाले किसी भी ऐसे कोर्सेज में जा रहे हैं। लेकिन जो ग्रेजुएट निकला, जो BCom करके निकला, MCom करके निकला, उनको लगता है कि मैं टीचर लग जाऊं, मैं कहीं कुछ हो जाऊं, उसके लिए भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पाई। कारण उसका यही है क्योंकि उनके पास देने के लिए तनख्वाहें भत्ते नहीं है। एक और चीज संजय जी, हम देख रहे हैं कि किसानों पर सियासत हमेशा से होती आई है, और हम स्थिति देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर हिमाचल की बात कर ली जाए तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में किसान कितने मायने रखते हैं? तो हिमाचल 90% रूरल है और ज़्यादातर हिमाचल खेती पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि और तो हिमाचल में कुछ है नहीं। एक पिछले 20-30 साल का एक डेवलपमेंट रहा था, ये जो जल योजनाएं हैं वो एक रही हैं। तो खेती बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ खेती का साइज़ मतलब खेती की जो वो होती है, ज़मीन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एप्पल की जो सेब की बहुत अच्छी खेती होती रही है, लेकिन मुझे पिछले कुछ सालों में कुछ रोगों की वजह से या कुछ प्रजातियों की कमियां होने से एप्पल की जो ग्रोथ है वो सीमित होने लगी है। तो मेरी समझ में एग्रीकल्चर जो है, लगातार GDP में एग्रीकल्चर का शेयर भी घटता जा रहा है, वो लगभग 10% के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग एक नेशनल ट्रेंड है। तो एग्रीकल्चर पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन एग्रीकल्चर उनको पाल नहीं सकती। समस्या वैसी की वैसी है जो देश भर में और कहीं हो सकती है। और ऊपर से पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, तो उनकी उम्मीदें शायद स्किल इंडिया पूरी नहीं कर पाता। मुझे लगता है आपको रीअसेस करनी पड़ेगी अपनी रणनीति। उन्हें जॉब्स चाहिए और वो जॉब्स कुछ अच्छे होने चाहिए। मैं चंडीगढ़ में था तो मैंने देखा कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी हिमाचल के छात्रों से भरी हुई है और बड़े ब्राइट छात्र हैं। बिल्कुल। अब हम उनको क्या दें? काम होना चाहिए उनके पास। जी मोनिका जी, जो युवा हैं उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कर ली, लेकिन अब रोजगार को लेकर के वो भटक रहे हैं और कृषि वो करना नहीं चाहते, और कृषि की स्थिति हिमाचल में भी वैसी ही है। मोनिका जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? यह लगता है मोनिका जी से संपर्क जो है हमारा टूट चुका है। नमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसानों को लेकर के बीजेपी के पास क्या रास्ते हैं इस बार चुनाव में? किसानों के लिए बहुत रास्ते हैं, जैसे मोदी जी ने पहले भी इसके बारे में काफी चर्चा की है। हिमाचल में भी उस चीज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि आपने अभी एप्पल बेल्ट की बात की, यहाँ पर टमाटर बहुत होता है। अगर हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टमाटर को तो लाल सोने का ही नाम दिया गया है और वो अच्छी प्राइस फेच करता है, और इस बार टमाटर ने बहुत अच्छी प्राइस फेच की है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि किसानों की जो चाहत है, जो युवाओं की चाहत है, उसे पूरी करे, और जो पूरी करे जनता जिसे चुनेगी उस पर जिम्मेदारी होगी। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे संवाददाता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब जनता वोट डालने के लिए निकलेगी तो जो उसके जहन में है, जो उम्मीदें हैं, वो पूरी हों, और इंतजार है अब 9 तारीख का, जब यहां वोटिंग होगी और लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए 18 तारीख यानी 18 दिसंबर को काउंटिंग होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।